नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत में। ये हमारी पॉलिटी की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में प्रस्तावना को पढ़ चुके हैं। अब ये हम नागरिकता स्टार्ट किए हैं। नागरिकता के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता का संविधान में वर्णन किया गया है। तो आगे स्टार्ट करेंगे, इससे देखेंगे नागरिकता के बारे में। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। इसके बाद इसमें टाइम पे संशोधन भी किया गया, जैसे 1957 में, 1960 में, 1985 में, 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और अभी लेटेस्ट 2019 में। एकल नागरिकता से तात्पर्य क्या है? क्या समझते हैं हम एकल नागरिकता से? तो इसका अर्थ है कि कोई भी नागरिक दो देशों की नागरिकता एक साथ नहीं रख सकता। या तो वह भारत का नागरिक होगा या फिर किसी अन्य देश का। एक साथ दो देशों की नागरिकता हम नहीं ले सकते। और दूसरा इसका तात्पर्य है कि भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में रहने वाले निवासी भारत के ही नागरिक कहलाएंगे, संबंधित राज्य या क्षेत्र के नहीं। जैसे अगर कोई पर्सन यूपी में रहता है फिर भी वो भारत का ही नागरिक है, उसे भारत का नागरिक ही कहा जाएगा, उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की व्यवस्था है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट है OCI। ये कौन होते हैं? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 2005 में इसकी चर्चा की गई। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI एक्ट लाया गया। तो क्या था इसके थ्रू? वर्ष 2003 में नागरिकता अधिनियम संशोधन जो किया गया था, उसके तहत उन विदेशी नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए जो पूर्व में भारतीय नागरिक रह चुके थे या भारतीयों की संतान थे। इस संशोधन को 16 अन्य देशों के संदर्भ में लागू किया गया। कौन से 16 अन्य देश के लोग थे जो या तो भारतीय नागरिक रह चुके थे या फिर भारत की संतान थे भारतीयों की? तो वो 16 देश थे: फिनलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूनान, साइप्रस, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, कनाडा और इजराइल। ये सारे देश रटने नहीं हैं, सिर्फ एक बार देख लेंगे, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, ये कार्ड उन व्यक्तियों को, OCI के बारे में बात है कि ये कार्ड उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनकी 3 पीढ़ी में से किसी का जन्म भारत में हुआ है। OCI नागरिक कौन होते हैं? OCI नागरिक वे नागरिक होते हैं जिनके पूर्व में कोई भारतीय नागरिक रहा हो या तो हो, या फिर भारतीयों की संतान हो, या फिर उनके लिए ये जारी किया जाएगा जिनकी 3 पीढ़ी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। उनको हम OCI कार्ड धारक मानेंगे या उनको OCI कार्ड इशू किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। OCI कार्ड धारक को आजीवन वीजा रहित भारत आने जाने की अनुमति दी गई है। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि अगर जिसको OCI कार्ड मिल गया तो वो आजीवन वीजा रहित भारत आने जाना है, भारत आ सकता है और जा सकता है। मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन इन्हें जो OCI नागरिक हैं इनको मतदान का अधिकार नहीं है। OCI कार्ड धारकों को रजिस्ट्रेशन के 5 वर्ष बाद, OCI कार्ड धारक का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके 5 वर्ष के बाद नागरिकता इनको मिल सकती है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए फिर भी ये प्रावधान नहीं है, ना तो बांग्लादेशियों के लिए ना ही पाकिस्तानियों के लिए। OCI कार्ड धारकों का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। OCI कार्ड धारकों को रजिस्ट्रेशन के 5 वर्ष बाद नागरिकता दे दी जाती है। अब देखेंगे भारत में नागरिकता पाने के आधार क्या क्या हैं। तो देखते हैं क्या क्या आधार हैं। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी भी आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से आधार हैं देखेंगे। फर्स्ट है जन्म का आधार। जन्म के आधार पे कैसे? तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के मध्य की बात करेंगे पहले। अगर इसके मध्य में भारत में किसी का जन्म हुआ है, ऐसे शिशु के माता पिता के भारतीय होने की बाध्यता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य जिनका जन्म हुआ है वह भारतीय माना जाएगा, जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हों। और 3 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है
वो केवल एक भारतीय माना जाएगा, वह केवल भारतीय माना जाएगा जिसके दोनों माता पिता भारतीय हों या फिर दोनों में से कोई भी अवैध प्रवासी ना हो। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद यही है कि वह भारतीय तभी माना जाएगा जिसके दोनों माता पिता भारतीय हों या फिर दोनों में से कोई अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है। और 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के लिए प्रावधान क्या है कि तब भारतीय वह माना जाएगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। और 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के लिए क्या प्रावधान है कि इसके मध्य में अगर किसी का जन्म हुआ है तो ऐसे शिशु के माता पिता के भारतीय होने की बाध्यता नहीं है कि वो भारतीय होगा या उसको भारतीय माना जाएगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आनुवांशिकी के आधार पे। तो कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता भारतीय हैं। तो आनुवांशिक के आधार पर क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से या उसके बाद में और 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ है भारत के बाहर तो वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता भारतीय हैं। ये पिता से रिलेटेड हो गई। फिर नेक्स्ट 10 दिसंबर 1992 के बाद यदि विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक है तो उनका जन्म लेने वाला जो व्यक्ति शिशु होगा वो भी भारतीय नागरिक बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन के आधार पे। तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे देखेंगे कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष निवास करने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये तो है रजिस्ट्रेशन के आधार पे 7 वर्ष नागरिकता, अगर 7 वर्ष भारत में रह लिया तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये प्रावधान भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए या जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो या भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चों के संदर्भ में लागू होता है। ये लागू किसके लिए होता है? ये उनके लिए होता है जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं या जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया है या भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चों के संदर्भ में। ठीक है। जो नाबालिग बच्चे हैं उनके संदर्भ में रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे निवास के आधार पे। तो यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में 12 वर्षों से रह रहा है तो वह नागरिकता प्राप्त करने का पात्र होगा। अगर कोई नागरिक है, अगर कोई भारत में विदेशी है, वो भारत में 12 वर्षों से रह रहा है तो वह नागरिकता प्राप्त करने का पात्र है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, प्राकृतिक रूप से नागरिकता कैसे मिलेगी? तो प्राकृतिक रूप से नागरिकता की बात की गई है यदि वह भारत में रह रहा हो कोई व्यक्ति या भारत की सेवा में हो, भारत सरकार की, आवेदन करने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए नागरिकता मिलेगी प्राकृतिक रूप से। यदि वह 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष से पूर्व वह भारत में रह रहा है या भारत सरकार की सेवा में है तो भी उसे नागरिकता मिलेगी प्राकृतिक रूप से। विशिष्ट परिस्थिति में ये अवधि 11 वर्ष से कम हो सकती है। तो ये समझ लेंगे। जो भी समझ में ना आए कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा या तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर अलग से एक वीडियो बना के या कमेंट में बताऊँगा। नेक्स्ट है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा या भूमि विस्तार के द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनने पर अगर कोई विदेशी क्षेत्र है उसे भारत में मिला लिया जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को नागरिक घोषित कर सकती है। ठीक है। जैसे सिक्किम था, अलग था, उसको 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत में मिला लिया गया और फिर जो है वो भारत का हिस्सा बन गया और सिक्किम के नागरिक भारत के नागरिक हो गए। तो इस तरह से भारत के नागरिक घोषित किया जा सकता है भूमि विस्तार के द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम देखेंगे तो देखेंगे कि गृह मंत्रालय नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। गृह मंत्रालय को कहा गया है कि सारे निर्णय यही लेगा नागरिकता से संबंधित। और नागरिकता संघ सूची का विषय है, राष्ट्र सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय है और इस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। ठीक है। तो देखेंगे ये नागरिकता समाप्त कैसे होती है। तो 3 तरीके से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एक तो है स्वैच्छिक त्याग से, को अपनी मर्जी से आप नागरिकता छोड़ दो भारत की तो आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। नेक्स्ट है बर्खास्तगी के द्वारा,
किसी अन्य देश के नागरिक होने पर अगर आपने किसी सपोज अमेरिका की नागरिकता ले ली तो भारत की स्वतः ही हट जाएगी। जैसे अक्षय कुमार कनाडियन हैं तो उन्होंने वहाँ की नागरिकता ली है तो वो खुद ही भारत के नागरिक अब नहीं रहे। तो इस तरह से बर्खास्तगी के द्वारा खुद ही बर्खास्त हो जाएगी नागरिकता भारत की। और वंचित करने पर, जैसे आपने कोई देश मीन्स आपने कोई ऐसा कृत्य किया है जो सच में आपकी नागरिकता छीनने लायक है, तो केंद्र सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बात करेंगे। तो इसकी डेट पूछी गई थी पीसीएस में, यूपीपीसीएस में। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित होता है ये अधिनियम और 11 दिसंबर 2016 को पारित होता है राज्यसभा से। इस कानून के द्वारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक जिनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम पे, तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित हुआ, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ और इस कानून में कहा गया कि जो भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं, ऑब्वियसली वहाँ अल्पसंख्यक कौन होंगे, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होंगे, जैन होंगे, सिख होंगे, पारसी होंगे, ईसाई होंगे, बौद्ध होंगे, यही होंगे ना। मुस्लिम तो वहाँ बहुसंख्यक में हैं। तो ये इन देशों के जो अल्पसंख्यक हैं इनका अगर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, इन देशों के अल्पसंख्यकों को 12 वर्ष के शर्त के स्थान पे शर्त में भी ढील दे दी गई थी। क्या कि जो पहले 12 वर्ष तक रहते थे उनको नागरिकता दी जाती थी। उन्होंने कहा कि ये जो अल्पसंख्यक हैं ये अगर भारत में 6 वर्ष तक रहेंगे तो इनको नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि उपरोक्त समुदाय के वे लोग, ये जो समुदाय मैंने बताया हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध, ये उपरोक्त समुदाय के वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें वैध दस्तावेज के बगैर भी नागरिकता मिलेगी। सबसे बड़ी बात यही थी कि आपको आधार कार्ड दिखाना नहीं है, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट भी दिखानी नहीं है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको बिना वैध दस्तावेज के नागरिकता मिलेगी। ये कानून कहाँ और किस पर लागू नहीं हुए, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि ये कानून कहाँ पे और किस पे लागू नहीं हुए। तो ये आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन देशों के आदिवासी क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों पे लागू नहीं होते हैं, ठीक। इनर लाइन परमिट है कौन से, तो इनर लाइन परमिट वाले गैर आदिवासियों को इन क्षेत्रों में तय समय सीमा हेतु ही केवल अस्थायी रूप से निवास की अनुमति प्रदान करता है। इनर लाइन परमिट क्या है, गैर आदिवासियों को इन क्षेत्रों में केवल समय सीमा हेतु ही अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। अगर कोई आता है बाहर से ये अल्पसंख्यक तो एक निश्चित समय सीमा के तहत ही इन राज्यों में रुक सकते हैं, उसके बाद यहाँ से हट जाएंगे, वो कहीं और स्टेट में जाकर रहेंगे। क्योंकि स्थायी रूप से बसने का अधिकार इनर लाइन परमिट वाले राज्यों को में नहीं है। इनर लाइन परमिट वाले राज्य देख लेंगे, वो 4 राज्य हैं जिनकी सीमा ऊपर ये अरुणाचल की चाइना और म्यांमार से लगती है और म्यांमार वाली सीमा से टच करने वाले ये 4 राज्य हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। ये इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं। तो ये हमारा नागरिकता फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके हम पूरी पॉलिटी की कवर कर लेंगे। ये जो पॉलिटी का मैं लेक्चर नोट्स बना रहा हूँ ये सिर्फ एक बुक से नहीं बनाया है मैंने, ये डिफरेंट रिसोर्सेज से मैंने बनाया है। यूपीएससी के भी नोट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और पीसीएस के भी। तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।